हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जो पहला हमारा टॉपिक है, ये है रिगार्डिंग द अनअपोज्ड इलेक्शन विक्ट्रीज। तो ये अनअपोज्ड इलेक्शन विक्ट्रीज जो है, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली सजेस्टेड दैट इफ ओनली वन कैंडिडेट कंटेस्ट एन इलेक्शन, they should be required a minimum vote share to be declared elected। अगर कोई पर्सन अनइलेक्टेड आ रहा है पार्लियामेंट में या हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिस्करेज करने की बात कही है। कहा है कि कहीं ना कहीं एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट शेयर तो उस इलेक्टेड पर्सन के पास में होना चाहिए। अब यहाँ पर ये मैटर कैसे आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये देख ले। तो यहाँ पर विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जो है, दे चैलेंज सेक्शन 53(2) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 दैट अलाउज अनअपोज्ड कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड विदाउट अ वोट। तो अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसी है जिसमें केवल एक ही पर्सन ने फॉर्म भरा है, या हो सकता है सिर्फ एक ही पर्सन का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, बाकी फॉर्म रिजेक्ट हुए, या और किसी ने फॉर्म्स भरे ही नहीं है कंटेस्ट करने के, तो सेक्शन 53(2) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता है कि ऐसे सिनेरियो में उस पर्सन को अनअपोज्ड इलेक्टेड कैंडिडेट हम मानेंगे। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर को ये बोला है कि वो अपना रिस्पॉन्स जो है इस पर्टिकुलर मैटर में 4 वीक्स के अंदर फाइल करें। तो समझ लेते हैं ये पिटीशन आर्ग्यूमेंट क्या हुआ इस पर्टिकुलर केस में। तो दिस पर्टिकुलर पिटीशन वाज फाइल्ड इन अगस्त 2024। The petition argued that skipping election when there is only one candidate violates the right to choose nota। तो इस पिटीशन का ये बोलना था कि अगर कोई पर्सन अनअपोज्ड इलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है, राइट टू चूज, दैट इज नोटा। एंड दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन 2013। आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये कहा गया था कि अगर ये इंटरप्रेट किया गया था PUCL के केस में कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन चाहता है कि वो जितने भी कैंडिडेट्स है उसमें से उसे कोई भी पसंद नहीं हो, तो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो बताए कि हाँ मुझे इसमें से कोई भी नहीं पसंद नहीं है। तो फाइनली PUCL के केस में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि EVM में आप अरेंजमेंट करो कि एक और बटन ऐड करने का, एक और ऑप्शन ऐड करने का, दैट इज नन ऑफ द अबव, कि मुझे इसमें से कोई भी पसंद नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सिटीजन को ये भी कहना हो। तो उसको देखते हुए नोटा हमारे EVM में फिर ऐड किया गया। अब यहाँ पे द पिटीशन कंटेस्ट द राइट शुड अप्लाई रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग। तो यहाँ पर अगर हम पिटीशन में बात करा जाए तो पिटीशन कंटेंट दिस राइट शुड अप्लाई रिगार्डलेस कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं, एक मिनिमम नंबर वहाँ पर रहना चाहिए। अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। तो 1951 से 2024 तक अगर हम डेटा देखें रिगार्डिंग द अनकंटेस्टेड इलेक्शंस, तो यहाँ पर टोटली अनकंटेस्टेड सीट जो लोकसभा में रही है वो अभी तक 1951 से 2004 तक 26 रही है। अब यहाँ पे 26 टाइम्स ऐसा हुआ है, 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अभी तक ऐसा हुआ है कि जहाँ पे यहाँ पर अनकंटेस्टेड इलेक्टेड कैंडिडेट आया है, जिससे टोटली अगर हम देखें तो 82 लाख जो वोटिंग राइट से 82 लाख वोटर्स का राइट डिप्राइव हुआ है। अलग अलग 1957 की इलेक्शन में 7 सीट्स अनकंटेस्टेड थी, 1951 और 67 में 5 सीट्स थी, 1962 में 3, 1977 में 2, 71, 1980, 1989 और 2024 में एक सीट्स ऐसी थी जहां पे अनकंटेस्टेड इलेक्टेड कैंडिडेट आया है। 2024 का ही देख ले तो बीजेपी के मुकेश कुमार दलाल ये सूरत की सीट से अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के जो अदर कैंडिडेट्स थे या तो उन्होंने अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया था या तो वो उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो अनकंटेस्टेड पोल्स आर मोर कॉमन इन द, अब यहाँ से अगर हम देखें तो पार्लियामेंट से ज्यादा हमको ये देखने को मिलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में ये काफी ज्यादा कॉमन है। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी टेक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना ये था कि 1951 से 2004 तक अगर हम देखें तो अनकंटेस्टेड लोकसभा विन्स अकर्ड ओनली 9 आउट ऑफ 20 इलेक्शंस। ठीक है, तो अगर वो एक डेटा एक रेशियो के हिसाब से उन्होंने ये बताया, अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट को ECI ने ये भी मेंशन करा कि 1989 से लेकर अगर 2024 तक देखें रिसेंटली, क्योंकि इस बीच बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी है, वोटर्स में अवेयरनेस भी आया, तो अभी तक केवल एक बार ही ऐसा
हुआ है। उसके अलावा डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन हमें ये देखने को मिलता है कि कैसी पार्टीज बची है, लोगों के अंडर जो है वोट करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा अब अवेयरनेस फैल गई है, अब लोग काफ़ी ईगर रहते हैं अपना यहाँ पर वोट एक्सरसाइज करने के लिए। अब यहाँ पे नोटा को लेकर क्या आर्ग्यूमेंट हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बोलना यह था कि नोटा जो है इट्स नॉट अ कैंडिडेट, इट्स जस्ट एन ऑप्शन ऑन ईवीएम ड्यूरिंग द voting and nota applies only when the polling takes place not in the unopposed election। तो जब पोलिंग हो रही है तभी वो अपना राइट एक्सरसाइज करेगी, मुझे कोई भी पसंद नहीं तब नोटा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे अनअपोज सिनेरियोज में नोटा नहीं होता है। तो रिकॉग्नाइजिंग नोटा एज अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड चेंजेस। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बोलना था कि अगर आप चाहते हो कि अनकंटेस्टेड इलेक्शन में भी नोटा का ऑप्शन रहे तो यहाँ पर हमें जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 उसमें हमको चेंजेस करना पड़ेगा। उसके अलावा जो 1961 के इलेक्शन रूल्स है उसमें भी चेंजेस की जरूरत है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है अनकंटेस्टेड इलेक्शंस को लेकर, तो जस्टिस सूर्यकांत जो है इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर अपने कुछ ऑब्जेक्शंस दिए हैं यहाँ पे, या ऑब्जर्वेशंस भी हम कह सकते हैं कि मोर काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन उन्होंने यहाँ पर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उन्होंने पूछा, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर कुछ टेक लेने को यहाँ पर कहा। तो क्या इन्होंने सजेशन दिए, क्या इन्होंने प्रपोजल दिया, तो इनका कहना ये है कि अभी तक ये इशू इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये इशू जब धीरे धीरे इस पर बात होना स्टार्ट हो रही है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि डेमोक्रेसी में जहाँ पे मेजॉरिटी सपोर्ट के हिसाब से डेमोक्रेसी चलती है वहाँ पे कोई अनअपोज्ड इलेक्शन इवन विदाउट सिक्योरिंग 10 और 15% ऑफ वोट्स ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो इस चीज को लेकर सोचने की समझने की जरूरत है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट ही सेड। सेकेंड, उसके साथ में उन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट में कोई अनअपोज्ड जा रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट विदाउट एनी पब्लिक मैंडेट, ये भी अपने आप में क्वेश्चनेबल थिंग्स हो जाती है अकॉर्डिंग टू द जस्टिस सूर्यकुमार। उसके साथ में अर्ज द गवर्नमेंट टू एग्जामाइन द इश्यूज दैट कंसिडर द फ्यूचर लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पे स्पेसिफिकली बोला कि आप इस बारे में सोचिए कि अगर कोई पार्लियामेंट जा रहा है नॉट इवन विदाउट गेटिंग अ 5% वोट, तो इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है, बिकॉज पार्लियामेंट शुड क्राफ्ट अ सॉल्यूशन टू अपहोल्ड द विल ऑफ द पीपल। कि पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ पर ये पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी जगह अगर कोई अनअपोज्ड इवन विदाउट गेटिंग अ 5% वोट जा रहा है तो ये अपने आप में क्वेश्चनेबल होगा और कहीं ना कहीं लोगों का जो फेथ है डेमोक्रेसी से वो भी शेक हो सकता है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। इससे रिलेटेड जैसे ही कोई भी अपडेट आता है we will continue our discussion on this particular topic. Now second issue that is regarding the Indus Water Treaty and the Shimla एग्रीमेंट। ठीक है, अब बोथ जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है इसको लेकर अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पर पहलगाम की अगर हम बात करें, पहलगाम टेरर अटैक सबको इसके बारे में पता है। इसको देखते हुए इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इन एब्सेंस एबियंस, ठीक है, यहाँ पर सस्पेंड कर दी। उसके रिप्लाई में पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट को भी यहाँ पर नहीं मानेंगे। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका बैकग्राउंड, क्या इंडिया के पास में राइट है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या शिमला एग्रीमेंट है। तो सबसे पहले अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो ये दिस इज रिगार्डिंग जो इंडस रिवर है उससे से कनेक्टेड जो और 5 रिवर्स है उसके वाटर की शेयर, उसकी ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी के वाटर शेयरिंग से रिलेटेड ये ट्रीटी है जो कि इंडिया, पाकिस्तान और साथ में वर्ल्ड बैंक इन दोनों कंट्रीज को साथ में लेकर आया था, तब ये ट्रीटी हुई थी। अब इसके अगर आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 जो है ये बेसिकली कहता है कि ट्रीटी कैन ओनली बी मॉडिफाइड और टर्मिनेटेड थ्रू म्यूचुअली रेटिफाइड एग्रीमेंट। अगर दोनों ही पार्टी एग्री हो रही है तभी ये मॉडिफाई या टर्मिनेट हो सकता है। अब इंडिया का मूव इसको लेकर क्या रहा, अप्रैल 2025 को जैसे ही पहलगाम का इंसिडेंट हुआ इसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हमें हाथ दिखा। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो नहीं करेंगे। तो फॉर्मली इन्फॉर्म पाकिस्तान to holding Indus Water Treaty in abeyance under Article 12 Clause 3, that is a modification clause। तो इंडिया ने पाकिस्तान को लेटर भेजा कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, that is as per the Article 12 Clause 3 of the Indus Water Treaty। Now यहाँ पर क्या ग्राउंड से मॉडिफिकेशन की अगर हम देखें तो फंडामेंटल चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस आ रहा है, उस केस में ये मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो इंडिया ने क्या फंडामेंटल चेंजेस यहाँ पर बताया है। फर्स्ट, इंडिया सेड कि पॉपुलेशन एंड डेमोक्रेसी के बीच में चेंज हुआ है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इंडिया सेड कि यहाँ पर नीड फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट है। तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, हमको यहाँ पे क्लीन एनर्जी सोर्सेज जो कोल फ्री हो हमको वो डेवलप करना है। और वो देखते हुए यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम इस
ट्रीटी, इस पर्टिकुलर ट्रीटी में जो रिवर है इंडस रिवर, और उससे जुड़े हुए यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज है उसका हम यूज़ करें। और सेकेंड इसके अलावा कहा गया है कि पाकिस्तान जो है लैक्स द गुड फेथ, और यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ बेसिस, सो इट अलाउ द कंसिडरेशन ऑफ ट्रीटी ड्यू टू द फंडा। अगर हम एक ओवरऑल प्रिंसिपल देखें इंटरनेशनल लॉ का, तो ये कहता है कि अगर फंडामेंटल चेंजेस होता है तो ऐसी सिचुएशन में हम ट्रीटीज को रिकंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडिया ने ये 3 फंडामेंटल चेंजेस बताए हुए हैं। अब इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रीटीज, और इसके बारे में जान लेते हैं। तो एज सच ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है सस्पेंड करने वाला चीज़, ये कहीं पर भी वीना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1961 में ऐसे कहीं पर इसके बारे में कोई स्पेसिफिक क्लॉज या प्रोविजन नहीं है। ठीक है, नाउ अगर हम देखें तो ये वीना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी VCLT का प्रोविजन जो है, इट अलाउज द टर्मिनेशन और सस्पेंशन ऑफ ट्रीटीज अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस। और जो भी हमें अगर पर्टिकुलर प्रोविजन दिखते हैं, इसको टर्मिनेट, कोई ट्रीटी को टर्मिनेट करने के लिए सबसे पहले सस्पेंड करने के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा क्लॉज वगैरह नहीं है। टर्मिनेट या सस्पेंशन करने की अगर हम बात भी करें तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस, बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ों पे यहाँ पर VCLT जो है वो पॉइंट आउट करता है। स्पेशली द आर्टिकल 62 that says a fundamental change of circumstances may justify the termination but the bar is very high। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक प्रेसिडेंट भी है, दैट इज निकारागुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स 1984 केस। ठीक है, अंडर दैट द यूएस क्लेम्ड अ फंडामेंटल चेंज ड्यू टू कम्युनिस्ट रिजिम इन निकारागुआ। तो निकारागुआ और यूएस के बीच में एक फ्रेंडली यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हुआ था। उसको देखते हुए यहाँ पर यूएस ने उससे पुल बैक कर लिया, उस पर सस्पेंड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर यूएस ने क्या फंडामेंटल चेंज बताया था, यूएस सेड कि द फंडामेंटल चेंज इज दैट कि निकारागुआ में जो है यहाँ पर कम्युनिस्ट रिजिम आ गया है। अब नाउ आईसीजे रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अफर्मिंग दैट सच चेंजेस डिड नॉट जस्टिफाई द ट्रीटी टर्मिनेशन। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या इंडस वाटर ट्रीटी में कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, क्या इसका लीगल कुछ इम्प्लीकेशंस है? तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक क्लाइमेट चेंज अगर जो है इस चीज़ को फंडामेंटल चेंज कंसीडर कर सकते हैं, बट टेररिज्म जो है इसको प्रूव करना और इसको कंसीडर करवाना इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आईसीजे का इससे रिलेटेड भी एक और प्रेसिडेंट है, दैट इज इन द केस ऑफ गैबी चिकोवा वर्सेस Nagai Maros. This is 1997 case. Under this, it was held that treaty change must relate to the aspect which are or itself mentioned in the treaty. It will not consider the external factors. अब यहाँ पर अगर इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो यहाँ पे 3 tier डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात करिए। सबसे पहला फर्स्ट परमानेंट इंडस कमीशन, सेकेंड न्यूट्रल experts, ठीक है, that will be appointed by the World Bank, and third is PCA, that is Permanent Court of Arbitration। अब 2016 में ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे पाकिस्तान bypassed the second step, that is neutral expert, and moved directly to the PCA over India's dam project। इंडिया ने कुछ डैम प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस करे थे। अब इंडिया रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन दिस, citing that they have directly skipped the second provision, that is a parallel proceeding they had started। now इस सिनेरियो में भी हमें चीज़ें जहाँ तक है वो सेम ही लाइन पे होती हुई दिख रही है। अब एक और चीज़ ये है कि इंटरनेशनल लॉ जो है बाइंडिंग नहीं है, ये स्टेट्स की कंसेंट पे, विलिंगनेस पे है। तो सबसे पहले इसको अपने आप में इन्फोर्स करवाना है इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। नाउ शिमला एग्रीमेंट की बात करें, जो पाकिस्तान ने कहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, दैट इज रिगार्डिंग द LOC। अब अगर इसकी बात करें तो इंडिया 1971 का जब वॉर जीता था, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री, उस टाइम पे ये बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दे हैव डिसाइडेड कि LOC अब ये डी फैक्टो बॉर्डर होगी, अब हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे, उसका वायलेशन नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद में काफ़ी बार हमको इसका वायलेशन होने को होते हुए दिखा है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने वायलेशन करा था 1919 कारगिल के टाइम पे। उसके अलावा इन बिटवीन पे काफ़ी टाइम पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर फ्री जो ब्रीचेस है वो होते ही रहते हैं। पोस्ट 2019 में अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में भी ये हमें देखने को मिला। नाउ करंट स्टेटस इज दैट कि प्रैक्टिकली दिस पर्टिकुलर शिमला एग्रीमेंट इज डिफर्ड। दोनों ही साइड इसको इग्नोर करते आए हैं, दोनों ही साइड इसके प्रोविजंस इग्नोर करते आए हैं, एंड ऑन गोइंग ब्रेकडाउन इन डायलॉग फर्दर अंडरमाइन द एग्रीमेंट। तो यहाँ पर अभी जो डायलॉग चल ही नहीं रही है दोनों कंट्रीज के बीच में,
दिस इटसेल्फ इज अ वायोलेशन ऑफ शिमला एग्रीमेंट। तो अगर हम शिमला एग्रीमेंट की बात करें तो ये अपने आप में ही, इसका रिलेवेंस जो है वो अपने आप में ही ऑलरेडी खत्म हो चुका है। Okay, so this is it for today. Thank you so much for listening. Stay tuned to Love Seco.